जो जनरेशन अब आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये भी चिंता होती है, उनको उनको उनके भविष्य की चिंता सताती है और उसी भविष्य की चिंता में हम सिर्फ भाग दौड़ में लगे रहते हैं। इस वक्त हम सोशल डिस्टेंसिंग के उस नियम का पालन करने के लिए मजबूर हैं जिस पर हम इस वक्त सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हम फ़ोन पर तो रोज़ बात कर सकते हैं, लेकिन इमोशनली हम लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। मैं इमोशनल डिस्टेंसिंग की बात कर रही हूँ जो लोगों में आजकल देखा जाता है, और इसी वजह से कई बार यंग एज में सुसाइडल केस या फिर तनाव और डिप्रेशन में लोगों का चले जाना और फिर वो डॉक्टर्स के पास जाके दवाई खाना और ठीक होना। क्या इसका इलाज है कि आप इस नेगेटिविटी से दूर रहें, आप इस अवसाद को अपने ऊपर हावी ना होने दें, वो डिप्रेशन आपका कुछ बिगाड़ ना सके और आप उससे कोसों दूर रहें, खासकर अभी वाली जनरेशन में? इमोशनल जो हमारी स्थिति है ना, वो हमारा किसी के नजदीक हम बैठे हैं एक ही घर में, कुछ लोग एक ही घर में एक ही कमरे में बैठकर भी मन से एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं ना, हो सकते हैं ना। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? आप किसी के साथ रह रहे हैं या किसी के साथ काम कर रहे हैं, एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन से एक दूसरे के साथ सोच बिल्कुल मैच नहीं करती, तो हम मन से बहुत दूर हैं एक दूसरे से। और ये भी हो सकता है कि हम अलग अलग देश में रहते हैं, लेकिन हम मन से बड़े जुड़े हुए हैं। तो इमोशनल कनेक्ट का हम कहाँ बैठे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल नहीं डिपेंड करता है उसके ऊपर। इमोशनली एक रिश्ते में क्या चाहिए होता है, एक दूसरे के प्रति सही सोच। डिप्रेशन और एंजाइटी ऐसी चीजें क्यों बढ़ी? क्योंकि सबसे पहली चीज हम अपने मन का ध्यान नहीं रख रहे थे, एक। दूसरा चीज, हम कंटेंट दुनिया का बहुत कंज्यूम कर रहे थे। तीसरा, हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा दूसरों के साथ कंपैरिजन कर रहे थे। दूसरों के साथ हम जितना कंपैरिजन करेंगे ना अपने जीवन का, तो हम अपने अंदर कमी महसूस करेंगे। तो ये तीसरा रीजन है। चौथा रीजन है, हमने बाह्य प्राप्तियों को ही समझा कि ये मेरी खुशी और सम्मान का आधार है, कि जितना हम और प्राप्त करेंगे और कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे, उतना मेरी खुशी बढ़ेगी, उतना समाज मुझे सम्मान देगा। ये हमारी एक मान्यता बन गई थी। और दूसरी चीज, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। और जब से हमारे पास सोशल मीडिया आ गया, तो लोग मतलब सिर्फ हमारे दोस्त और रिश्तेदार नहीं थे ना, पूरी दुनिया को अलाउड हो गया हमारे पर कमेंट करना, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हैं। तो हर एक का ओपिनियन हमारे बारे में वो हमारे मन पर असर करने लग गया। तो ये 3-4 चीजों को देखना है। एक, रोज अपने मन का ध्यान रखना है। दूसरा, कितना कंटेंट कंज्यूम करते हैं वो करना है। तीसरा, बाहर की प्राप्तियों के लिए मेहनत करनी है, लेकिन याद रखना है कि वो जीवन का एक हिस्सा है सिर्फ। अगर आप 30-40 साल पहले जाइए, तब भी लोग काम करते थे, लेकिन काम जीवन का एक हिस्सा हुआ करता था। तो मन का ध्यान, शरीर का ध्यान, रिश्तों का ध्यान, समाज की सेवा और काम, ये सब हमारे जीवन के हिस्से थे। अब काम ही जीवन बन गया है। अभी तो किसी को कहो कि थोड़ी देर आप मेडिटेशन करो, कहते मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। मतलब क्या कर रहे हैं आप? कि मेरा तो काम ही जीवन बना लिया, तो मन, शरीर और रिश्तों के लिए जो शक्ति चाहिए थी, उसको तो क्रिएट ही नहीं किया ना। तो अपनी जीवन का बैलेंस, प्रायोरिटी बहुत क्लियर रखनी चाहिए। और चौथा, ये हमेशा याद रखना है, कमाएं, आगे बढ़ें, बहुत आगे बढ़ें, लेकिन आपकी कमाई और आपकी प्राप्तियों के आधार पर खुशी और सम्मान और संतुष्टता नहीं होती है। ये दो अलग दुनिया है, एक बाहर की, एक आंतरिक मन की दुनिया। हमारी बाहर की प्राप्तियों पर हमारी खुशी निर्भर नहीं है। इट्स लाइक दो गार्डन है, एक बाहर एक अंदर, दोनों का ध्यान रखना है। और लास्ट चीज, अपना कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं कीजिए, नहीं तो आप अपने आप के साथ कभी संतुष्ट नहीं होंगे एंड आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी कभी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं उस आधार पर चल रहे होंगे। और सब कुछ ध्यान रखते हुए, कभी अगर किसी को भी लगे कि उसको डिप्रेशन के थोड़े भी सिम्टम्स हैं और ज्यादातर व्यक्ति को नहीं पता चलता है, परिवार या दोस्तों को देखना पड़ता है, तो फिर समय न गवाएं, थेरेपिस्ट से या डॉक्टर से इमीडिएटली मिलकर कुछ दिन के लिए दवा लेनी पड़े
तो दवा ले लेते हैं और जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसमें ज़्यादा समय नहीं गँवाना चाहिए, जितना समय बीतता है उतना वो थोड़ा-सा बढ़ता जाता है फिर। सिस्टर शिवानी, हम लोग ह्यूमन टेंडेंसीज को तो अपने से अलग नहीं कर सकते। क्रोध आना या फिर कंपटीशन के ज़माने में किसी से ईर्ष्या होना या आगे बढ़ने की होड़ में आप किसी को पीछे करने के लिए अलग तरीकों को अपनाते हैं। ऐसे में क्या योग, आध्यात्म और मेडिटेशन इन चीज़ों को भी कंट्रोल कर सकता है, बैलेंस कर सकता है? 2 शब्द होते हैं, एक है कॉम्पिटिशन, दूसरा शब्द है कोऑपरेशन। कौन सा शब्द आपको बेटर एनर्जी देता है? कौन सा शब्द आपको लगता है आपको सुकून और संतुष्टता देगा? कॉम्पिटिशन या कोऑपरेशन? एक दूसरे के साथ रेस करना। थोड़ी देर के लिए जीवन में रेस कोई करे तो ठीक है, अगर जीवन भर ही रेस करते रहें सबसे, तो हम सबके साथ अच्छे रिश्ते तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। एंड हम कितना भी आगे चले जाएं, हमेशा हमारे से आगे कोई एक होगा, हमारे से आगे कोई एक होगा। अगर हम पूरी सृष्टि पर भी नंबर 1 पर आ गए, अगर हम पूरी सृष्टि पर भी नंबर 1 पर आ गए, तो भी कांस्टेंट टेंशन होगी कि मुझे नंबर 1 रहना है। तो इसका मतलब तो आप यहाँ सुकून और संतुष्टता में कभी भी नहीं होंगे। हम रेस में नहीं हैं, ये जीवन रेस का नहीं था। ये जीवन था एक दूसरे के साथ चलने का, एक दूसरे को सहयोग देने का, एक दूसरे को आगे बढ़ाने का और इतनी दुआएं कमाने का कि खुद अपनी क्षमता से आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन पता नहीं किसने कब हमें सिखा दिया कि लाइफ इज अ कंपटीशन, और हम खुद भी भाग रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं नर्सरी से कि लाइफ इज अ कंपटीशन, लाइफ इज अ कंपटीशन। आप खुद सोचिए, जीवन भर कंपटीशन। एंड कंपटीशन ऐसा संस्कार बन जाता है कि घर में भी कंपटीशन होने लगता है। ये इतना सटल है कि घर में भी हम कंपटीशन करते हैं। हाँ, क्योंकि वो हमारा संस्कार बन गया ना। हम सेवा में भी कंपटीशन करने लगते हैं, फिर हम त्योहार मना रहे हैं उसमें भी कंपटीशन करने लगते हैं। उनके घर में कितने दिए चले, हमारे घर में कितने जले, उन्होंने कितना बड़ा तोहफा दिया, हमने क्या दिया। तो फिर कंपटीशन तो हमारे जीवन को हमेशा कभी भी सुकून में नहीं रहने देगा। तो हम कंपटीशन में नहीं हैं, हम कोऑपरेशन में हैं सबके साथ। हर एक अपनी क्षमता से बेटर परफॉर्म करे। अपनी क्षमता से बहुत आगे जाना है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन औरों से आगे नहीं जाना है, अपनी क्षमता से आगे जाना है। ये क्लैरिटी हो तो जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा। फिर ईर्ष्या क्यों होगी? अगर हमें ईर्ष्या हो, सपोज आप और मैं इकट्ठे काम कर रहे हो और आपकी सफलता को देखकर मुझे अच्छा न लगे, तो फिर मैंने कैसे कर्म क्रिएट किया? मुझे किसी की सफलता से बुरी लगी, अगर मुझे बुरा लगे कि आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने कैसा कर्म क्रिएट किया? और अगर मैंने ऐसा कर्म किया तो मन की शक्ति, आत्मा की शक्ति तो घटेगी वही। और यही अगर मुझे आपकी सफलता देखकर मैं आपको दुआएं दूं तो मन की मेरी शक्ति बढ़ेगी। तो हमारे कर्म के अनुसार हमारा भाग्य बनता जाता है। कर्म हम सेट कर ले, भाग्य तो हमारा बहुत श्रेष्ठ बन सकता है। सिस्टर शिवानी, अगर मैं ऑफिस वर्किंग जो लोग हैं उनके लिए कुछ टिप्स आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि जैसे अभी ठीक पहले आपने खुद अपनी बात में कहा कि कई बार लोग कहते हैं कि हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। मेडिटेशन क्या सचमुच इतना मुश्किल है कि हर व्यक्ति नहीं कर सकता, या मेडिटेट करने के लिए किन प्रारंभिक चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए? कौन से ऐसे वो स्टेप्स हैं जो आप शुरू से मेडिटेशन शुरुआत जब आप करें तो आप उनको अपना सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो वर्किंग है और जो कहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, उनकी दिनचर्या में कैसे वो शामिल हो सके? सबसे पहले तो ये चेक ही कर लें कि हमारे पास वक्त क्यों नहीं है। हमारे पास वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि हम थके हुए हैं। थके हुए मन को हर काम करने में ज्यादा समय लगता है। थका हुआ मन हर बात में इरिटेट होता है। थका हुआ मन के अंदर सहन करने की शक्ति नहीं होती है। थके हुए मन एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते। थके हुए मन छोटी सी बात में घबरा जाते हैं, इसलिए थके हुए मन को काम करने में ज्यादा टाइम लगता है। सबसे पहली बात यह है, टाइम की कमी नहीं है हमारे पास शक्ति की कमी है। हम थके हुए अपने आप को घसीटते हैं सुबह से लेकर रात तक। यही अगर हमने सुबह सुबह मन को एनर्जाइज कर दिया ना, काम हम उतना ही करेंगे, लोगों के साथ हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन हम थकेंगे नहीं, हमारे पास बहुत सारा समय बच जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर आपने कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया तो उसी पेड़ को काटने में समय तो ज्यादा लगेगा ना।
लेकिन थोड़ी देर रुकना तो पड़ेगा ही ना कुल्हाड़ी की धार को तेज करने के लिए। लेकिन अगर हमने कहा मेरे पास समय ही नहीं है रुक कर कुल्हाड़ी की धार को तेज करने का, तो ये तो हमारी अपनी गलती है, हमारा नजरिया ठीक नहीं है। इसीलिए मेडिटेशन मतलब वो सुबह का 15-20 मिनट निकाल कर वो कुल्हाड़ी की धार को तेज करना है, ताकि सारा दिन में हर काम जल्दी जल्दी स्मूथली हो जाएगा। और मेडिटेशन छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, 5-6 साल के बच्चे भी मेडिटेशन करते हैं, इतना इजी है। लेकिन सीख लेना चाहिए। क्या होता है, हमें इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हम बिना सीखे करने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है मेडिटेशन मतलब ऐसे बैठ जाओ, क्योंकि हमने फोटो देखी होती है कि कोई ऐसे बैठ जाता है आंखें बंद करके और मन में कुछ नहीं सोचना, तो वो हम करने की कोशिश करते हैं, हमसे होता नहीं है। क्योंकि न सोचना ये हो नहीं सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव है सोचना। अगर हम सोचना बंद करने की कोशिश करते हैं, ये होता नहीं है, और फिर हम कहते हैं मुझसे मेडिटेशन होता नहीं है। मेडिटेशन सोचना बंद करना नहीं है, मेडिटेशन सही सोचना है। मेडिटेशन सही सोचने का तरीका है। मेडिटेशन जीरो थॉट्स नहीं है, मेडिटेशन राइट थॉट्स है। इसीलिए मेडिटेशन एक बार सीख लेंगे तो सुबह 15-20 मिनट निकालिए, फिर सारा दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए फिर से कीजिए, और रात को सोने से पहले 5 मिनट कीजिए। क्या टाइम लगेगा इसके अंदर? कुछ भी नहीं। और जब हम थोड़ा समय करना शुरू करेंगे ना, उसके बाद हमारे पास टाइम ज्यादा हो जाएगा। हम कहेंगे और बताइए और क्या काम करना है, मेरे पास बहुत समय है। और जैसे आपने कहा क्रोध, अब अगर हम गुस्सा करेंगे, हर बार जब हमने गुस्सा किया, हर बार जब हम इरिटेट हुए, हर बार जब हमने चिढ़ के बात की, हमें ये याद रखना होगा मेरी शक्ति वेस्ट हो रही है, मेरी शक्ति वेस्ट हो रही है, मुझे अब अपनी शक्ति को बचाना है। अगर हमें अपने इमोशनल इम्यूनिटी और अपने फिजिकल शरीर की इम्यूनिटी को ठीक रखना है, हम इस तरह से गुस्सा और इरिटेट होकर अपनी शक्ति को गवा तो नहीं सकते। हमें अपनी शक्ति को बचाना है और फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, गवाना नहीं है। तो वो ही चीज करनी है। आप करके देखिएगा एक दिन, आप देखना कितनी शक्ति बढ़ेगी। वही बात करनी है, वही परिस्थिति को सामना करना है, लेकिन आराम से प्यार से बात करते हुए चलना है। सिर्फ उतना करना है, उतनी शक्ति बच जाएगी। शक्ति को गवा देते हैं हम गुस्सा करके। तो कैसे हम अपने मन की शक्ति को और मजबूत करेंगे, ये हम सिस्टर शिवानी से जानेंगे। लेकिन यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, मिलते हैं सिस्टर शिवानी से फिर से। इमोशनल इम्यूनिटी, हम लोग इस वक्त पूरी देश में सिर्फ एक ही चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि हम जितना इम्यून होंगे उतना हम इस कोरोना या इस तरह की कई बीमारियों से जीत जाएंगे। फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम काढ़ा पी सकते हैं, हम योगा कर सकते हैं, लेकिन इमोशनल इम्यूनिटी की आपने बात की। मैं इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर व्यक्ति योग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के एक दिन तो सब लोग योग करेंगे, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन आएगा उस दिन लोग सोचेंगे कि चलिए अब फिर अगले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार करते हैं। तो वो जो एटीट्यूड है, मतलब हमारा चीज़ों को समझने और चीज़ों पर एक्ट करने का, वो कैसे बदले, कि हम बहुत अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे डिसाइड करें कि हमें हमारे लिए ये दिनचर्या में ये शामिल होना, हमारी जीवन शैली में ये शामिल होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। जैसे आपने कहा, हम फिजिकल इम्यूनिटी के लिए काढ़ा पी सकते हैं, राइट? काढ़ा पिएंगे, आसन करेंगे, योगासन करेंगे, लेकिन अगर इमोशनल इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी ना, तो फिजिकल इम्यूनिटी बढ़ेगी नहीं।
क्योंकि अगर मैं यहाँ से काढ़ा तो पी लिया, बहुत अच्छी बात है, योगासन भी कर लिया, परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मन में कांस्टेंट चिंता है, डर है, डर सबसे बड़ा इमोशन है जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो काढ़ा पीने के साथ, योगासन करने के साथ अपने आप को निडर और निश्चिंत भी बनाना पड़ेगा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। तो इमोशनल इम्यूनिटी का असर हमारे फिजिकल इम्यूनिटी पर पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हमने पहले कभी योग नहीं किया, योगासन नहीं किया, लेकिन अब की परिस्थिति के अनुसार तो हमें ये पक्का हो जाना चाहिए कि हमें अपने परिवार का, मन का और शरीर का ध्यान रखना हमारी जिम्मेवारी है। ये तो हमारे अंदर पक्का हो जाना चाहिए। हम में से कोई अपना फोन चार्ज करे बिना घर से सुबह नहीं निकलते। हम क्यों नहीं चार्ज करे बिना निकलते? इतना हम बिजी हैं, फोन भी यूज कर रहे हैं, चले चलो बिना चार्ज किए। हम में से कोई फोन चार्ज करे बिना नहीं निकलता है, क्योंकि हमें पता है हमें सारा दिन इस फोन को यूज करना है। इसी तरह मन और शरीर को यूज करना है। फोन तो ना भी चले तो चल जाएगा, लेकिन मन और शरीर ने सारे काम करने हैं, मन और शरीर ने सारी जिम्मेवारियां निभानी है। तो उस मन और शरीर को एनर्जाइज करे बिना सुबह घर से बाहर कैसे निकलते हैं, कैसे करते हैं? तो ये हम अगर प्रायोरिटी कर लें कि मुझे अपने मन को, शरीर को एनर्जाइज करके फिर सुबह घर से निकलना है। सिर्फ 1 महीने का नियम बनाएं, उससे ज्यादा का ना सोचें। सिर्फ 1 महीने का नियम बनाइएगा कि मैंने 1 महीने के लिए रोज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सिस्टर शिवानी, मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जब आप आध्यात्म और योग की बात करते हैं तो ये वो पावर है जो अब पूरी दुनिया मानती है। लेकिन हमारे यहाँ पर भी मतलब जो बच्चे हैं, जब वो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अगर वो बच्चे अपने अपने उम्र में योग, वेद या फिर अपनी जो पद्धतियां हैं, भारतीय शैलियां हैं, उनका अगर इस्तेमाल करने लगते हैं तो कई बार कहते हैं कि इसकी एज है, तुम संन्यास तो नहीं ले लोगे, अभी ये सब करने की उम्र नहीं है। तो क्या ये ज़रूरी है कि आध्यात्म को समझने के लिए, स्पिरिचुअलिटी की बात जो मैं कर रही हूँ उसको समझने के लिए कोई एज भी महत्वपूर्ण होती है, या ये दायरा है जो सिर्फ हम फिजिकली प्रेजेंट होकर बना लेते हैं? स्पिरिचुअलिटी का अर्थ समझेंगे अगर तो फिर समझ में बहुत इजी आ जाएगा। हमें क्या हुआ, हमने स्पिरिचुअलिटी अगर शब्द सुना तो हमने देखा कि कुछ लोग जो सफेद कपड़े पहन रहे हैं या कोई और रंग के कपड़े पहन रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं और सन्यास ले रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, हमारे सामने वो पिक्चर आ जाता है सिर्फ, और हम कहते नहीं नहीं मुझे ऐसी जीवन नहीं जीने हैं। वो सिर्फ कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसा जीवन जीना चूज किया है क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ और प्राप्त करना चाहते हैं और वो अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित करना चाहते हैं। लेकिन योग करना या मेडिटेशन करने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ता है, कहीं नहीं जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये चीज बाद के लिए है तो हमें सिर्फ चेक करना है, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगासन उस एज के लिए है जिस एज में आपको चाहिए कि आपकी फोकस अच्छी हो, आपकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी हो, आप रिलैक्स्ड, काम, पीसफुल रहें, आप अपने रिश्तों में स्ट्रांग रहें, आप लोगों के व्यवहार से अफेक्ट न हो। जिस एज में आप इन टूल्स को प्राप्त करना चाहते हैं उस एज में आप मेडिटेशन और योगा शुरू कर सकते हैं। अब ये तो हर एक इंडिविजुअल को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो किस एज में इस सब को, क्योंकि आज हमें तो स्कूल के बच्चे मिलते हैं, कहते हैं हमारे स्कूल में डिप्रेशन हो गया है कई बच्चों को। एटलीस्ट जब हम स्कूल में थे तब स्कूल में तो बच्चों को डिप्रेशन नहीं होता था, आज हो गया है। तो क्या अभी भी हम नहीं बदलेंगे क्या अपना जीवन जीने का तरीका? अभी भी हम अपना ध्यान नहीं रखना शुरू करेंगे? तो अगर कंसंट्रेशन बढ़ानी है, फोकस बढ़ाना है, अगर बच्चों को अपने एग्जाम के टाइम पर यहाँ पर काम एंड पीसफुल रहना है, अगर जीवन में कभी कोई फेलियर आ भी जाए कि मतलब जैसा बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, या रिश्तों में किसी को कुछ ऐसा रिजेक्शन मिले, अगर उस परिस्थिति को भी वो बहुत आराम से क्रॉस करना चाहते हैं तो फिर योग और मेडिटेशन स्कूल से जरूरी है। स्कूल से हमारे पास बच्चों के, कॉलेज के बच्चों के ईमेल्स आते हैं, किसी को रिश्तों में रिजेक्शन मिल जाता है, कहते हैं हम जीना नहीं चाहते। बिल्कुल।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपने एक चीज़ कही कि मेडिटेशन से आप अपने मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा पा सकते हैं और उससे आप क्रोध पे, आप ईर्ष्या पर, इस पर भी कंट्रोल कर लेंगे। आप क्रोध कर रहे हैं तो आप अपनी शक्ति को वेस्ट कर रहे हैं, ये समझिए। लेकिन अगर मैं शांत हूँ और मेरे सामने वाला चिल्ला रहा है, तो मैं वैसी स्थिति से कैसे निपटूँ? आपको क्या लगता है, अगर आप शांत हैं और सामने वाला गुस्सा कर रहा है, तो क्या हमें वो गुस्से के वायरस को कैच करना है? गुस्से के वायरस को कैच तो नहीं करना ना। सामने वाले का मन बीमार है, इमोशनल इलनेस होती है ये, इसको इमोशनल इलनेस कहते हैं। इमोशनल इलनेस है गुस्सा, इमोशनल इलनेस है टेंशन, इमोशनल इलनेस है जेलसी। तो अगर किसी में है तो हमें उसकी वो इलनेस को कैच नहीं करना, लेकिन हमें अपना ध्यान रख के हमें उसकी भी बीमारी को ठीक करना है। अब सिर्फ हम आज, अभी 3 बजे है ना दोपहर के, हम सिर्फ 24 घंटे के लिए, और कल योग दिवस है, कुछ तो नया करना है। हम 24 घंटे के लिए सिर्फ एक प्रतिज्ञा करते हैं कि चाहे कोई भी बात आ जाए, चाहे कोई भी बात आ जाए, हम शांति से उस बात को क्रॉस करेंगे 24 घंटे के लिए। सिर्फ 24 घंटे करके देख लीजिए, 24 घंटे में आपकी कितनी सारी ऊर्जा बच जाएगी। हमने तो अपने आप को गुस्सा करने की परमिशन दी हुई है, और कुछ भी नहीं है। जैसे हर जगह नो स्मोकिंग जोन है ना, अब हर जगह नो एंगर जोन भी लगा होना चाहिए। हर ऑफिस नो एंगर जोन होना चाहिए, हर घर नो एंगर जोन होना चाहिए। फिर आप देखिए, हमारा गुस्सा तो ऐसे ही छूट जाएगा। सिर्फ एक डिसीजन, एक निर्णय कि गुस्सा करके, हम एक बॉल पेन अपना किसी को नहीं देते। जी, मैंने कहा हम अपना एक पेन भी किसी को नहीं देते, वो साइन कर लेकिन रहा होता है, हम अब कहते हमें भाई ये से ख्याल खुश रखना है कि हमारी खुशियां हम ना दें, गुस्सा ना करें, गुस्सा ना करें, और साथ साथ मेडिटेट करें, ताकि दूसरी जो आदतें हम पे हावी हो जाती हैं, चाहे वो ईर्ष्या करना हो, चाहे वो फिर एक रेस में दौड़ना हो, ये सारी चीज़ों को हम बैलेंस कर पाएँ और अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड कर पाएँ। मैं चाहूँगी सिस्टर शिवानी, मेरे दर्शक आपको सुन रहे हैं जी हिंदुस्तान के, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस योग दिवस के साथ साथ जो संकल्प लेने की हम बात कर रहे हैं कि अनुशासित होकर हम मेडिटेट करें, अनुशासित होकर हम अपना ख्याल रखें, ताकि हम समाज और देश को भी आगे बढ़ा पाएं। योग दिवस मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सुबह आधा 1 घंटा योगासन करेंगे। योग दिवस मतलब योगी जीवन। योगी जीवन मतलब एक हाई वाइब्रेशन लाइफस्टाइल। उसके लिए सुबह का 1 घंटा रोज अपने लिए रखिए। ये तो नियमित रूप से कर देना है कि सुबह का 1 घंटा हमारा अपना है, जिसमें हम आत्मा के लिए मेडिटेशन करेंगे, शरीर के लिए योगासन करेंगे। ये 1 घंटा हमारा सुबह का फिक्स्ड होना चाहिए। फिर हम थोड़ी देर के लिए स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब अच्छी खुराक। फिर सारा दिन में सकारात्मक भोजन, सात्विक भोजन, अच्छे से सही सोच में बना हुआ खाना। इसीलिए खाना बताते समय मन की स्थिति बहुत सकारात्मक होनी चाहिए। अगर कोई गुस्से में, चिंता में, ऐसी वाली स्थिति में खाना बना दिया, तो ऐसा खाना उस परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सात्विक भोजन, लेकिन सकारात्मक स्थिति में बना हुआ भोजन। रात को सोने से कम 1 घंटा पहले हमें फोन, टीवी, इन सब चीजों से दूर हो जाना चाहिए। आज हम में से बहुतों की नींद अच्छी नहीं है, इसलिए योग निद्रा, निद्रा भी एक योग है। तो योग निद्रा के लिए हमारी मन की स्थिति सोने से पहले सही होनी चाहिए। तो कम से कम 1 घंटा पहले हमें काम की बातों से और बाकी हर तरह से, हमें हर कंटेंट से दूर होकर अपने मन को, गति को धीमा करके, फिर उसके अंदर कुछ अच्छी बातें सकारात्मक भर के फिर हम सोएंगे ना, तो वो योग निद्रा हो जाएगी। और ये सब जब हम करेंगे तो हमारे वाइब्रेशंस का असर प्रकृति पर पड़ेगा। जो आपने कहा ना, चाहे वो कोरोना है, चाहे वो तूफान है, चाहे ये सारी बातें जो बाहर आ रही हैं, प्रकृति को शक्ति की जरूरत है। और प्रकृति को शक्ति तब मिलेगी जब हम सब आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। अगर हमने अपने संकल्प ठीक कर लिए, हमारी सृष्टि बहुत सुंदर बन जाएगी। तो योगी जीवन जीना शुरू करते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए, व्यापार करते हुए, परिवार संभालते हुए, हाई वाइब्रेशन हेल्दी लाइफस्टाइल, योगी जीवन।
बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शिवानी। आपने ठीक कहा कि हमें संकल्पित होना पड़ेगा, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। बहुत खूबसूरत लाइन आपने बोली, क्योंकि देखिए बाहरी शक्ति आपको मिल जाएगी, लेकिन जो इनर स्ट्रेंथ है आपकी, जो इमोशनल इम्यूनिटी है, उसे भी आपको बरकरार रखना है। और इसके लिए न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। तभी ये आपको और आपके जीवन को बदलेगा भी और इसे स्वस्थ रखेगा, इसे सुरक्षित रखेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शुक्रिया। ओम शांति। हिंदुस्तान योगी विमर्श में ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। हम कुछ और योग गुरुओं से आपको मिलाने वाले हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।